नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। पॉलिटिक्स ऑफ चौधरी की सीरीज में दोस्तों आज हम चौधरी देवीलाल की आंधी के बाद जो सरकार बनी थी 1987 में, जो सरकार उन्होंने एक बड़े प्रचंड लहर के साथ बनाई थी, उसका अंत जो था वो बहुत दर्दनाक था और 1991 में वो सरकार खत्म हो गई। चौधरी देवीलाल की लहर का इतना बुरा अंत कैसे हुआ दोस्तों, उसको समझने में ये वाला वीडियो आपकी काफी मदद करेगा। चौधरी देवीलाल का जो न्याय युद्ध था दोस्तों, उसका परिणाम ये हुआ था कि चौधरी देवीलाल जो हैं वो हरियाणा की गद्दी पर दोबारा मुख्यमंत्री पद के रूप में विराजमान हुए और हरियाणा को पानी तो नहीं मिला, लेकिन चौधरी देवीलाल को प्रचंड जीत के साथ हरियाणा का राज जरूर मिल गया था। पहली बार चौधरी देवीलाल 21 जून 1977 को मुख्यमंत्री बने और ये राज चौधरी भजनलाल ने उनसे छीन लिया था और इसके ठीक 10 साल बाद 20 जून 1987 को दोबारा से चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। शपथ ग्रहण जो समारोह था वो दिल्ली के हरियाणा भवन में हुआ और चौधरी देवीलाल जो थे दिल्ली में शपथ लेने वाले हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे, क्योंकि 1968 में चौधरी बंसीलाल जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी दिल्ली में ही शपथ ली थी और उनका जो शपथ ग्रहण समारोह था दिल्ली में हुआ था। 1987 में अभूतपूर्व बहुमत और जन समर्थन हासिल करके चौधरी देवीलाल ने सत्ता में शानदार वापसी कर ली थी। हरियाणा के लोगों को अब ये देखना था कि इस बार चौधरी देवीलाल सरकार कैसे और कब तक चलती है, क्योंकि 1977 से 1989 तक की जो सरकार थी वो लोगों के जहन में जिंदा थी। जनता का एक बड़ा तबका दोस्तों ये मानता था कि चौधरी देवीलाल सत्ता के खिलाड़ी नहीं हैं, वो सड़कों पर संघर्ष करने के लिए बने हैं और काफी हद तक ये बात सच भी थी, क्योंकि चौधरी देवीलाल की सत्ता यात्रा जब शुरू हुई तब 85 विधायकों का काफिला उनके साथ था और 85 विधायकों को संभालना कम से कम चौधरी देवीलाल के बस में नहीं था। दूसरे भाजपा में जो थी वो सरकार में सहयोगी दल थी। हालांकि चौधरी देवीलाल सरकार भाजपा के बहुमत पर निर्भर नहीं थी, लेकिन जनादेश के अपने तगाजे होते हैं। 30 जून को चौधरी देवीलाल ने दिल्ली के बोट क्लब पर विजय दिवस मनाने का फैसला किया और ये फैसला उन्होंने शपथ लेते ही ले लिया था। और बोट क्लब पर जो 30 जून 1987 की रैली हुई दोस्तों, उसने चौधरी देवीलाल की सारी रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। दिल्ली ने देखा कि कैसे चौधरी देवीलाल सत्ता में लौट के आए हैं। चुनाव में अपार सफलता और बोट क्लब की भीड़ ने चौधरी देवीलाल के सपने का जो आकार था वो दिल्ली तक बढ़ा दिया था दोस्तों। और अब ये सपना बेबुनियाद भी नहीं था, क्योंकि दिल्ली को 3 ओर से घेरे हरियाणा से निकला ये जनादेश उस समय की राजीव गांधी सरकार को बहुत चिंता में डालने वाला था। अप्रैल 1987 की 2 बड़ी घटनाएं हुई, जिसमें रक्षा मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का त्यागपत्र हुआ था। बोफोर्स तोप घोटाला तब उछला था और उसने राजीव गांधी जी को बड़े संकट में डाल दिया था। उनकी जो मिस्टर क्लीन की जो छवि थी वो संदेह के घेरे में आ गई थी और ऐसे माहौल में हरियाणा में चौधरी देवीलाल सरी के राजनेता का सत्ता पर काबिज होना राजीव गांधी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं था, जो बाद में जाकर सच भी साबित हुआ। मुख्यमंत्री बनने के बाद चौधरी देवीलाल ने अपने बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला जी को लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया और इतना ही नहीं, उन्होंने 14 अगस्त को ओम प्रकाश चौटाला को राज्यसभा में भी भिजवा दिया। अपने छोटे बेटे पूर्व विधायक प्रताप सिंह जी को उन्होंने कॉन्फेड का चेयरमैन लगा दिया। रोड़ी से विधायक चुने गए अपने तीसरे बेटे चौधरी रणजीत सिंह को उन्होंने कुछ दिन के बाद अपनी सरकार में मंत्री बना लिया और चौधरी देवीलाल ने अपने जो भतीजे हैं डॉक्टर केवी सिंह, उनको अपना ओएसडी लगा लिया। दोस्तों, जाहिर था कि देवीलाल जी को अपने परिवार से कोई परहेज नहीं था और एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि चौधरी साहब, आपने अपनी सरकार में तो अपने परिवार को ही लगा रखा है सारी जगह। तो चौधरी देवीलाल ने उनको कहा था, भाई अगर मैं अपना नहीं बनाऊं तो क्या अपने पाकिस्तान से लाऊं। और उनसे जब ये पूछा गया कि सरकार बनने से पहले तब आपका जो छोटा बेटा है वो कांग्रेस के मंचों से आपको गालियां देता था, तो देवीलाल जी ने पलट के उनसे पूछा कि वो इबी भी गाली देवा है। उन्होंने कहा कि मैंने प्रताप को चेयरमैन नहीं बनाया है, बल्कि उसका मुंह बंद किया है। आगे चलकर चौधरी देवीलाल ने अपने कई रिश्तेदारों को सत्ता का प्रसाद दिया और हरियाणा में भाई भतीजावाद चौधरी देवीलाल के लिए कम से कम कोई इस बात के मायने नहीं थे
उन्होंने मुढ़ाड़ से चौधरी टेकराम जी होते थे उनके रिश्तेदार, उनको हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन लगाया। डॉक्टर राजा राम को एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन लगाया। मोहन सिंह को हरियाणा टूरिज्म बोर्ड का चेयरमैन लगाया। राज्य का जो एडवोकेट जनरल था उसमें आतमजीत नेहरा को उन्होंने नियुक्त किया। और इन तमाम नियुक्तियों पर जब मीडिया ने चौधरी देवीलाल पर घोर परिवार के आरोप लगाए तो उनका जवाब ये होता था कि मेरे राज में बंसीलाल का छोरा तो चेयरमैन ही लगेगा, लागत तो मेरे ही। और चौधरी देवीलाल की इस पारी में जो ओम प्रकाश चौटाला जी हैं और चौधरी रणजीत सिंह जी हैं, उनके बीच में सत्ता का जो संघर्ष था दोस्तों, वो बहुत गंभीर रूप लेने जा रहा था। उसका अनुमान उस घटना से आप लगा सकते हैं, जिसका वर्णन उस समय के जो वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं राम वर्मा, उन्होंने अपनी पुस्तक जो थ्री लाल्स है उसमें उन्होंने उसका एक वर्णन किया है। मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। राम वर्मा जी ने अपनी किताब में लिखा है कि देवीलाल जी ने 20 जून 1987 को चंडीगढ़ की बजाय दिल्ली में शपथ ली थी और उसके बाद भी वो चंडीगढ़ नहीं आए बल्कि मोरनी हिल्स रिसोर्ट में पहुंच गए थे। और उन्होंने राम वर्मा जी को हरियाणा बिजली बोर्ड का चेयरमैन लगाया था। और जब राम वर्मा मुख्यमंत्री से भेंट करने मोरनी हिल्स में गए तो वहां पर पहले ओम प्रकाश चौटाला जी बैठे हुए पोर्च में उनको मिल गए। चौटाला साहब ने पहले तो राम वर्मा जी को बधाई दी और फिर कहा कि वर्मा जी, एक काम आपने करना है, आपने अपने मंत्री को जीरो करना है। और चौटाला साहब का जो इशारा था वो मंत्रिमंडल में दूसरे स्थान की हैसियत रखने वाले बिजली व सिंचाई मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया को शक्तिहीन करने से था। राम वर्मा जी ने हंसते हुए कहा कि चौटाला साहब, आपने ही तो उनको पावर मिनिस्टर बनाया है और मैं उनकी पावर कैसे वापस ले सकता हूं। इस पर चौटाला ने कहा कि केवल आप ही उनको जीरो बना सकते हो। और जब उनके कहे कि चौटाला साहब को लगा कि वो राम वर्मा पालन नहीं करेंगे तो चौटाला साहब ने फिर उनको आदेशात्मक जो लहजा था उसमें कहा कि आपने उसकी कोई बात नहीं माननी। असल में चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया को जीरो करने की वजह ये थी कि ओम प्रकाश चौटाला जी उनको चौधरी रणजीत सिंह जी के खेमे का मानते थे। चौधरी देवीलाल सरकार में उनके परिवार का जो दखल था दोस्तों वो बहुत ज्यादा था। एक और उदाहरण राम वर्मा जी ने अपनी किताब में लिखा है कि वो जब बिजली बोर्ड के चेयरमैन होते थे तो एक दिन एक महिला का फ़ोन उनके टेलीफोन पर आया, लैंडलाइन फ़ोन तब होते थे, और उस महिला ने कहा कि आप ये फलाने जो अफसर हैं इनको कुंडली में इनको पोस्टिंग दे दो। और जब उन्होंने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने बताया कि वो रणजीत सिंह चौटाला जी की धर्मपत्नी हैं। तो इस पर राम वर्मा जी ने उनसे कहा कि आप पहले अपने जो ससुर हैं देवीलाल जी उनसे बात कर लें। और अक्टूबर 1988 में चौटाला साहब और रणजीत सिंह जी की तो तनातनी और गुटबाजी थी, उसने इतना गंभीर रूप ले लिया था दोस्तों कि चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का एक नाटक करना पड़ा था। और ये मामला सुलझाने के लिए जनता दल अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह को खुद चंडीगढ़ चलकर आना पड़ा था। यह स्थिति चौधरी देवीलाल सरकार में गृह मंत्री संपत सिंह के जो पुलिस भर्ती फर्जीवाड़ा था उसके कारण पैदा हुई थी। और उस सरकार में जो संपत सिंह जी हैं वो होम मिनिस्टर होते थे। हुआ ये था कि उस दौरान गृह मंत्री चौधरी संपत सिंह पर हरियाणा पुलिस में 3500 जो कांस्टेबल हैं उनको भर्ती में उन पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा था। और चौधरी देवीलाल इस बात से खफा थे कि संपत सिंह ने जो सारे जिलों और तहसीलों में जो मेरिट के आधार पर लोगों की भर्ती करने के उनके आदेश थे वो नहीं माने थे। बाद में चौधरी देवीलाल ने यह भी कहा था कि मैंने तो डीजी से यह भी कहा था कि इस भर्ती के सिलसिले में वो संपत सिंह की कोई बात ना माने। और इस सवाल के बाद कैबिनेट से निकाले जाने के डर के चलते चौधरी संपत सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था ताकि वो देवीलाल को ये जता सकें कि वो उनके प्रति ईमानदार हैं। और विवाद की वजह से चौधरी देवीलाल को जो वैकेंसी थी वो उस समय दोगुनी करनी पड़ी थी। हरियाणा में भाई भतीजावाद कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ये चलता आया है। लेकिन बवाल उस समय बड़ा हो गया था जब पता चला कि संपत सिंह जी का जो फर्जीवाड़ा है वो उजागर जिसने किया था वो चौधरी देवीलाल के भतीजे हैं डॉक्टर केवी सिंह, उन्होंने किया था। और डॉक्टर केवी सिंह रणजीत सिंह जी के करीबी थे। इस खुलासे से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो चौधरी संपत सिंह जी को हुआ क्योंकि वो चौटाला साहब के करीबी थे। लेकिन जब संपत सिंह जी ने इस्तीफा दिया तो चौटाला साहब उन पर गुस्सा हो गए और चौटाला साहब ने 15 अक्टूबर 1988 की रात को करीबन 10 बजे अपने पिता को मुंबई टेलीफोन मिलाया। चौधरी देवीलाल उस समय मुंबई थे
और सीधे खुले तौर पर उन्होंने विद्रोह की धमकी दी। और उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स माने तो चौटाला साहब ने अपने पिता चौधरी देवीलाल को यह धमकी दी थी कि अगर संपत सिंह की मुश्किलें कम नहीं हुई तो रोजाना एक मंत्री और एक विधायक इस्तीफा देना शुरू कर देगा। चौधरी देवीलाल इससे बहुत आहत हुए। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के एक संवाददाता बुलाया और ऐलान कर दिया कि अगले दिन मैं सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा। चौधरी रणजीत सिंह को डर था कि चौटाला साहब इन हालात का फायदा उठाकर खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे और ऐसे में उनके जो समर्थक हैं रण सिंह मान जी ने वीपी सिंह और बीजू पटनायक और जॉर्ज फर्नांडिस को फोन किए कि वो चौधरी देवीलाल को इस्तीफा न देने के लिए मनाएं। और इसके बाद बीजू पटनायक जी और फर्नांडिस ने चौधरी देवीलाल को फोन पर त्यागपत्र न देने के लिए कहा, बहुत बातें उनकी सुनी, लेकिन वो नहीं माने और आखिरी में जो वीपी सिंह थे उनको चंडीगढ़ आना पड़ा। वीपी सिंह जी के दखल के बाद चौधरी देवीलाल ने अपना इरादा बदल लिया और इसके बाद चौधरी देवीलाल ने जो संपत सिंह है उनका इस्तीफा गवर्नर को नहीं भेजा। इस घटना के बाद ओम प्रकाश चौटाला जी और रणजीत सिंह जी खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां करने लगे और चौधरी देवीलाल सरकार की जगहसाई रोजाना की बातचीत उसमें हो गई थी। हालात इतने बिगड़ गए थे दोस्तों कि नवभारत टाइम्स जैसा जो अखबार था उसमें बहुत चलता था, उसने राष्ट्रीय जो समाचार छापा एक 13 मई 1989 को, उसमें अपने संपादकीय में हमने चौधरी देवीलाल परिवार की जो कलह है उसके बारे में लिखा था। और अपना जो संपादकीय है उसमें उन्होंने लिखा कि हरियाणा के विकास मंत्री हुकम सिंह के इस्तीफे की खबरों और उनके खंडन ने चौधरी देवीलाल मंत्रिमंडल में नासूर की तरह पक रहे परिवारवाद का जो मवाद है उसको फिर से बहा दिया है। देश की राजनीति को वंशवाद, भ्रष्टाचार वगैरह से मुक्त कराने की गर्जना करने वाले इस युद्ध को मुख्यमंत्री को एक न्याय युद्ध ने सरकार तक पहुंचाया था और उनके इस यात्रा को उनके 2 महत्वाकांक्षी बेटों के उत्तराधिकार की लड़ाई ने बंधक बना लिया है। जिस छोटे से प्रदेश को 30 मंत्रियों का बोझ ढोना पड़ रहा हो और जिसकी छोटी सी विधानसभा के 40 विधायकों को अलग अलग बोर्डों, निगमों, प्राधिकरणों की अध्यक्षता का अलंकरण सौंपा गया हो और जहां 2 साल से कम अवधि में 10 बार मंत्रिमंडल में फेरबदल हो चुका हो और फिर भी जहां चौटाला और रणजीत सिंह के दवंद इस्तीफों के मार्फत उभरते रहते हों, उस प्रदेश की राजनीति कहां तक पहुंच गई है और कैसी हो गई है इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। ऐसा नवभारत टाइम्स ने उस समय लिखा था। दोस्तों, मार्च के आखिरी सप्ताह में जो उन्होंने फेरबदल किया, उस फेरबदल में चौटाला साहब को शिकायत रह गई कि जो रणजीत सिंह हैं उनके समर्थक विधायकों को ज़्यादा मंत्री बनाया गया है और तबादलों में न केवल उनके समर्थक जो मंत्री हैं उनकी सिफारिशों की अनदेखी होती है, बल्कि रणजीत सिंह समर्थक जो विधायक हैं उनको महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया जा रहा है, उनके समर्थकों को महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे हैं। और उनकी शिकायत ये थी कि रणजीत समर्थक जो अवतार सिंह भड़ाना और गुरुदेव बिश्नोई हैं उनको मंत्री बनाने की भी तैयारी चल रही है, जबकि वेद मलिक और नरबीर सिंह और रघु यादव को मंत्री पद की उनकी कोशिशों का सम्मान नहीं हो पा रहा है। ऐसी तमाम शिकायतों और धमकी का जो आकार दिया है उसको देने के लिए हुकम सिंह जी ने इस्तीफा नहीं दिया और लेकिन जो अपनी सरकारी गाड़ी हैं, वाहन हैं, वो लौटा कर वो चक्की दादरी लौट आए थे ताकि चौटाला साहब का जो गुट है उसकी बात को चौधरी देवीलाल के सामने रखा जा सके। और मुख्यमंत्री के 2 बुलावे उन्हें चौधरी देवीलाल ने हुकम सिंह जी को 2 बार बुलाया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। लेकिन जब भी पत्रकार पूछते थे वो सारी खबरों को झूठा बताते थे और कांग्रेस पे आरोप लगाते, कांग्रेस ऐसी बातें फैला रही हैं। और चौधरी हुकम सिंह ने चौधरी देवीलाल को असल में चौटाला साहब का ये संदेश पहुंचाया था कि उनका जो गुट है वो मात खाने को तैयार नहीं है। और 7 महीने पहले ही संपत सिंह जी का इस्तीफा हुआ था, उसके बाद खुद चौधरी देवीलाल ने इस्तीफे का नाटक किया था और अपने इस्तीफे की धमकी को प्रसारित करके उन्होंने जनता दल के नेता चंडीगढ़ बुलवा लिए थे। और इसके बाद सारे मंत्रियों के इस्तीफे लेकर कईयों को फिर से उन्होंने मंत्री बना दिया था। और अब हरियाणा में ये नए तरह का तमाशा चल रहा था। चौधरी देवीलाल के उप प्रधानमंत्री और चौटाला साहब के मुख्यमंत्री बनने के बाद तो ओम प्रकाश चौटाला जी और रणजीत सिंह जी का जो युद्ध है वो हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ले गया और इस कलह ने राष्ट्रीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों को बदलने का काम किया।
जहां तक चौधरी देवीलाल के चुनाव पूर्व वादों का सवाल है दोस्तों, तो चौधरी देवीलाल ने इस सरकार के दौरान कई अभूतपूर्व काम किए थे जो आज भी याद किए जाते हैं। थोड़ा सा बात चल रही तो चर्चा कर लेते हैं। एक तो उन्होंने सबसे पहले 100 रुपये जो बुढ़ापा पेंशन है वो इसी सरकार में 1987 वाली में लागू की थी। उनका दूसरा बड़ा वादा जो था वो था किसानों की कर्ज माफी का, और ये वादा उन्होंने बिल्कुल साफ नीयत से किया था और ईमानदारी से वो इसको पूरा भी करना चाहते थे, लेकिन अफसरों ने इसमें तकनीकी पेंच एक अड़ा दिया था। किसानों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से ट्रैक्टर खरीदने के लिए जो कर्जा ले रखा था उसको केंद्रीय सरकार ही माफ कर सकती थी। दूसरे, खाद बीज के रूप में जो कर्जा प्रदेश की सहकारी समितियों से लिया गया था उसे भी किसान के लिए लौटाना जरूरी था, और राज्य सरकार केवल दिवालिया घोषित हो चुके किसानों का ऋण माफ कर पाई, इसलिए ये घोषणा पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई। देवीलाल जी चाहते थे ये वादा पूरा कर पाए, लेकिन वो नहीं कर पाए। तीसरा जो महत्वपूर्ण वादा चौधरी देवीलाल का था, जिसपे वो सरकार आई थी, न्याय युद्ध किया था, वो SYL के निर्माण का था, और चौधरी देवीलाल इसमें कोई उल्लेखनीय काम नहीं कर पाए। जब वे मुख्यमंत्री बने तो पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका था, और चौधरी देवीलाल ने जब केंद्र सरकार से SYL के बारे में बात की तो उनको जवाब मिला कि पंजाब में विधिवत जो चुनी हुई सरकार है वो एक बार बन जाने दीजिए, तब तक आप इंतजार कीजिए। और पंजाब में इसके बाद 11 जून 1987 से 25 फरवरी 1992 तक राष्ट्रीय शासन ही लगा रहा, और 23 जुलाई 1990 को आतंकवादियों ने SYL नहर निर्माण की जो योजना के जो मुख्य अभियंता थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिससे जो नहर खुदाई का काम है वो रुक गया, और इसके बाद फिर कभी वो दोबारा शुरू ही नहीं हो पाया, और आज तक ये मामला पेचीदा बना हुआ है, सुलझा ही नहीं है। और इसी बीच 26 जुलाई 1991 को हरियाणा में चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन गई थी, और देवीलाल जी चाहकर भी नहर खुदाई के काम को आगे नहीं बढ़ा पाए। चौधरी देवीलाल सरकार के जो उल्लेखनीय काम थे, अगर उन पे आप बातचीत करें तो उन्होंने उस दौरान जो बिजली आपूर्ति थी उसमें काफी सुधार प्रदेश में वो लेके आए थे। गांव में पहले से ज्यादा बिजली देना चौधरी देवीलाल ने शुरू किया था। नौकरी के लिए इंटरव्यू पर जाने वाले जो युवाओं थे उनके लिए निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा चौधरी देवीलाल की सरकार ने उपलब्ध कराई थी। गांव में से जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए शहरों में जाते थे उनको बस किराए में 90% छूट चौधरी देवीलाल ने देने का काम किया था। सड़कों और नहरों के किनारों पर जो वन विभाग के वृक्ष थे उसमें किसानों को आधा हिस्सा देने का काम उन्होंने किया था। कृषि भूमि का मालिकाना हक उन्होंने पूरी तरीके से माफ किया था। गांव-गांव में हरिजन चौपालों का निर्माण उन्होंने करवाया था। मजदूरों को जो काम के बदले अनाज योजना है वो चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी। घुमंती कबीलों के बच्चों को स्कूल जाने के लिए उन्होंने प्रतिदिन जो 1 रुपया देने का प्रावधान है वो भी उनकी सरकार ने किया था। तो ये कुछ अच्छे काम उनकी सरकार के हैं जो याद किए जा सकते हैं, किए जाने भी चाहिए। और 22 जून 1987 से 6 अप्रैल 1991 तक के लगभग 3 साल 9.5 महीने वजूद में रही चौधरी देवीलाल की जो सरकार है, लोकदल की सरकार है, कई लिहाज से अनूठी थी। और इस कालखंड में मुख्यमंत्री पद के 6 शपथ ग्रहण समारोह हुए दोस्तों। एक दफा चौधरी देवीलाल ने, 3 दफा उनके पुत्र ओम प्रकाश चौटाला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एक बार बनारसी दास गुप्ता जी और मास्टर हुकुम सिंह जी ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली। चौटाला साहब ने 3 किस्तों में मात्र 194 दिन हरियाणा प्रदेश पर राज किया। पहली दफा वे 2 दिसंबर 1989 से 22 मई 1990 तक, दूसरी दफा वो 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990 तक, और तीसरी दफा वो 22 मार्च 1991 से 6 अप्रैल 1991 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। खड़ाऊ मुख्यमंत्री के रूप में बनारसी दास गुप्ता जी 22 मई 1990 से 22 जुलाई 1990 तक, और 17 जुलाई 1990 से 21 मार्च 1991 तक मास्टर हुकुम सिंह जी ने हरियाणा पर शासन किया। खुद चौधरी देवीलाल 2 साल कुछ महीनों तक मुख्यमंत्री रहे। और एक रोचक तथ्य ये भी है कि ओम प्रकाश चौटाला आखिरी बार समाजवादी जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, जबकि इससे पहले के कालखंड में सरकार जनता दल की होती थी। 5 साल की बजाय 3.25 साल में सरकार का पतन, 6 मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह, 6 और 16 दिनों तक का भी मुख्यमंत्री का शासनकाल, 2 खड़ाऊ मुख्यमंत्री और अंत में राष्ट्रीय शासन। ये घटनाएं उस समय दर्शाती हैं दोस्तों कि ये 3.25 साल हरियाणा के इतिहास में उस दौर के सर्वाधिक राजनीतिक उथल पुथल से भरे दौर थे। और इस कालखंड में न केवल हरियाणा सियासी हादसों का केंद्र रहा,
बल्कि उसने दिल्ली सरकार की चूल्हे हिला दी थी। चौधरी देवीलाल के प्रयासों से वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल का गठन, देवीलाल की कथित कुर्बानी के चलते वीपी सिंह जी का प्रधानमंत्री बनना, खुद चौधरी देवीलाल का उप प्रधानमंत्री बनना और कुछ दिनों बाद वीपी सिंह और चौधरी देवीलाल के बीच भी जंग का आगाज होना और 11 महीनों के भीतर ही वीपी सिंह सरकार का पतन होना, जनता दल का विघटन होना, चंद्रशेखर जी का मुख्यमंत्री बनना और उनकी सरकार में दोबारा से देवीलाल जी का उप प्रधानमंत्री बनना, ये सारी जो घटनाएं हैं उन्होंने चौधरी देवीलाल को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में तो जरूर रखा ही, और इसी दौरान हरियाणा में महम कांड के चलते जो दुनिया भर के अखबार हैं, मीडिया हैं, उनमें भी हरियाणा छाया रहा। और देवीलाल जी के जो 2 बेटे हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी और रणजीत सिंह जी, उनकी विरासत की लड़ाई के जो किस्से हैं दोस्तों, वो मुगलिया दौर के जो राजा महाराजा हैं उनके किस्सों को उन्होंने याद करवा दिया। इस तरह का राज चौधरी देवीलाल का रहा 87 वाला। और इसके बाद दोस्तों आया राज चौधरी भजनलाल का 1991 से 1996 तक का। उस पर भी हम बात करेंगे कल के वीडियो में। पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के जितने वीडियो होंगे आपके सामने 3 बजे आते रहेंगे दोस्तों। हरियाणा के बारे में भी कुछ और वीडियो लाने की योजना बना रहा हूँ। शाम को छोटा सा एक वीडियो लाऊंगा जो 8 की बात करके आएगा। उसमें कुछ पुराने ऐतिहासिक किस्से शामिल रहेंगे, आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। 3 बजे राजनीति की बातों का सिलसिला चलता रहेगा। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।